हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बीपीएससी उत्कर्ष पे। और हम मना रहे हैं आज़ादी का सप्ताह, यानी कि पूरा वीक इंडिपेंडेंस डे। तीसरा संस्करण चल रहा है हर घर तिरंगा, यानी 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त हर घर में होना चाहिए एक तिरंगा। क्या आपने अपने घर में तिरंगा होस्ट किया है अभी तक या नहीं, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आइए हम पढ़ते हैं आज जो हमारा टॉपिक है ये है रोड टू इंडिपेंडेंस। आज़ादी की बात कर रहे हैं हम। अब इसको हम फैक्चुअल डिटेल में पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आज़ादी के समय में कौन कौन से माइलस्टोन्स थे, यानी कि मील के पत्थर, कौन से ऐसे लॉज पास हुए, कौन सा ऐसा पॉलिसी था या कौन सा ऐसा एक्ट न्यूज़ में आया जो कि हमें आगे जाकर आज़ादी के फुटस्टेप्स दिखाता है। सबसे पहला शुरुआत होती है 1857, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में भी जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हिस्टोरियंस भी हैं जो इन्हें ना फर्स्ट वॉर मानते हैं, ना ये पूरी तरह से राष्ट्रवादी यानी कि नेशनलिस्ट मानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 1857 का रिवोल्ट है ये दिल्ली में बखत खान के नेतृत्व में हुआ। अब दिल्ली में बहादुर शाह जफर भी थे और उनकी बेगम भी थी, लेकिन क्योंकि हमारे राजा मुगल राजा थे ये बहादुर शाह जफर, थोड़े बूढ़े हो चुके थे, तो उनके सेनापति बखत खान ने इसका नेतृत्व किया और ये नेता के रूप में उभर के आए। 3 जुलाई 1857 को बखत खान, जिन्होंने बरेली में सेना के विद्रोह का आयोजन किया, दिल्ली पहुंचे और वास्तविक रूप से पूरी शक्ति को संभाला। तो ये है बखत खान, और इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही विद्रोहियों को साथ में लेकर चलने का काम किया। आगे हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे बेगम हजरत महल के बारे में। बेगम हजरत महल ने भी 1857 का नेतृत्व किया, और ये नेतृत्व ये करती हैं लखनऊ से, यानी कि लखनऊ की है बेगम हजरत महल। और वहाँ से जितने भी क्रांतिकारी हैं, जितने युद्ध थे, जितने युवा लोग थे जो कि अंग्रेज़ों के यातना उनसे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुके थे, इनको ये साथ में लेकर चलती हैं और लखनऊ में ये रिवोल्ट का नेतृत्व करती हैं। और साथ ही साथ फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला का भी नाम आपको ध्यान में रखना है। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला, तो फैजाबाद में ये थे, और लखनऊ जिसे हम अवध के नाम से जानते हैं वहां पे थी बेगम हजरत महल। फिर नाम आता है रानी की झांसी लक्ष्मीबाई। तो ह्यूग रोज, जिनसे इनकी लड़ाई हुई थी, ह्यूग रोज ने कहा कि जो सबसे बेहतरीन तरीके से, जो सबसे ज्यादा ब्रेव तरीके से वॉर किया, जिन्होंने लड़ाई किया, वो थी रानी लक्ष्मीबाई। अब ये है झांसी से, तो झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया, और साथ ही साथ आप देखिएगा कि तात्या तोपे ने भी इनका यहाँ पर सहायता किया। तात्या तोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में अंग्रेजों पर सफलतापूर्वक हमला किया और नाना साहेब को पेशवा भी घोषित कर दिया था रानी लक्ष्मीबाई ने। ह्यूग रोज ने इनके नेतृत्व की काफी ज्यादा सराहना की और काफी इनकी तारीफ भी की। आगे हम देखेंगे तो हम देखते हैं नाना साहेब जो कि कानपुर के हैं। नाना साहेब ने कानपुर के रिवोल्ट का नेतृत्व किया, और आप देखिएगा कि यहाँ पे विलर के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को घेराबंदी उनकी करते हैं और अंग्रेजों को हराते हैं। 1857 का युद्ध। बिहार में थे कुंवर सिंह, तो बाबू कुंवर सिंह बिहार, जो कि आरा की तरफ से बलिया जिले से हैं बाबू कुंवर सिंह, ये वहां के जमींदार थे। बाबू कुंवर सिंह ने, जबकि इनका एज काफी ज्यादा हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने साहस का एक अद्भुत प्रदर्शन किया। बाबू कुंवर सिंह ने यूपी बिहार के क्षेत्र के लोगों को, देखिएगा आप यहाँ पे कि बांदा हो गया, कानपुर, मिर्जापुर, इन सभी लोगों को एक साथ जोड़ा और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। 1857 का रिवोल्ट को सिपोई म्यूटिनी कहा जाता है अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज कहते हैं कि ये पूरे देश की आवाज नहीं थी, क्योंकि मंगल पांडे की कहानी हमें पता है। बस इस कारण से, क्योंकि कार्टिलेज का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें माना जा रहा था कि गाय और सुअर का मांस है ना, और उस कारण से ये विद्रोह हुआ। तो अंग्रेज क्रिटिसाइज करते हैं ये कह के कि ये सिपोई म्यूटिनी है, ये नेशनलिस्ट या राष्ट्रवादी पूरा आंदोलन नहीं था। हम यहाँ पे देख रहे हैं कानपुर में तात्या तोपे हैं। तात्या तोपे ने नाना साहेब और रानी लक्ष्मीबाई की भी मदद की, सहायता की। तो ये आप देखिएगा कि कुछ जगह पे ही है, पूरे देश में ये नहीं है। इस कारण से ये फर्स्ट भी नहीं है, नेशनलिस्ट भी नहीं है, और ये इंडिपेंडेंस, शायद बात भी सही है कि ये आज़ादी के लिए लड़ाई ही नहीं थी।
क्योंकि ये लोग चाह रहे थे कि वापस से बहादुर शाह जफर राजा बने, लेकिन ये अंग्रेजों के खिलाफ तो विद्रोह था और इस कारण से हम 1857 को एक माइलस्टोन मानते हैं। इसके बाद भी जाकर धीरे धीरे अलग अलग लीग्स बने, अलग अलग नियम कानून बने, जैसे कि इंडिपेंडेंस लीग के ही आगे जाकर फिर इस तरह के लीग्स बनते हैं और फिर फाइनली हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बनता है। तो 1875 में ये सवाल आपके एग्जाम में भी आ सकता है, इंडिपेंडेंस लीग बनाया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब है कि अंग्रेजी छोड़कर जो बाकी भाषा में जो न्यूज़पेपर या मैगजीन्स छपते हैं वो सर्वे किए जाएंगे, यानी कि उसका पूरा प्रशिक्षण किया जाएगा, कैसे वो लिखा गया है, उसमें क्या अंग्रेजों के खिलाफ कोई दूसरी बात तो नहीं लिखी गई। और ये लिटन के समय में आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने हटाया। फिर हम देखेंगे कि जो आजाद जो आपका पत्रिका है, जो कि आप जिसके बारे में हम बात करते हैं कि ये एबीपी है, तो एबीपी अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी न्यूज़पेपर बना इसी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत। हंटर कमीशन आया, हंटर कमीशन 1882 में आया, ये एजुकेशन से रिलेटेड है। इल्बर्ट बिल, जहां पे एक जज अगर वो इंडियन जज है तो ये किसी भी ऐसे पे ट्रायल नहीं चला सकता है अगर आरोपी अंग्रेज है। तो हंटर कमीशन जो कि 1882 का है, यहाँ पे यही बताया गया कि इल्बर्ट बिल जो 1885 का है, यहाँ पे यही बताया गया कि अगर जज जो है वो भारतीय है तो वो बिल्कुल उन पे भी ट्रायल चला सकता है जो क्रिमिनल्स या फिर जिन पे एलिगेशंस लग रहा है वो भारतीय नहीं है, वो यूरोपियन है। तो इस बारे में था इल्बर्ट बिल। फिर हम जानते हैं कि 28 दिसंबर कहां पे, तो 28 दिसंबर में एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये मीटिंग होती है। तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 1885 में स्टैब्लिश किया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि किसके अध्यक्षता में किया जाएगा, इसे बनाने के पीछे कौन थे, तो एओ ह्यूम इसको बनाने के पीछे थे। और आप देखिएगा कि WC बैनर्जी की अध्यक्षता में बनता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। 72 डेलीगेट्स थे जिन्होंने यहां पे पार्टिसिपेट किया था। आगे हम बढ़ेंगे तो इसकी पहली मीटिंग होती है और ये पहली मीटिंग आपकी बॉम्बे में होती है। बॉम्बे में संस्कृत तेजपाल कॉलेज में इसकी मीटिंग होती है, जो कि 28 तारीख से लेकर 31 दिसंबर के बीच में मीटिंग होती है। फिर उसके बाद रामकृष्ण मिशन हम देख रहे हैं, यानी कि कांग्रेस की फिर हर साल मीटिंग शुरू होती है। इसी बीच में स्वामी विवेकानंद जो कि भारत में रामकृष्ण मिशन को स्थापित करते हैं 1897 में। 1905 में जुलाई में बंगाल का विभाजन भी किया जाता है। ये सारे माइलस्टोन्स हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो लॉर्ड कर्जन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कहते हैं कि अनाउंस कर देते हैं और फिर 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन कर देते हैं। 31 दिसंबर 1906 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फाउंडेशन होता है। ये ढाका में होता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो कि हमेशा से सेपरेट इलेक्टोरेट चाहती थी, यानी कि मुसलमान का ये पृथक निर्वाचन चाहती थी। और धीरे धीरे जो नर्म दल के नेता हैं, जो कि मॉडरेट हैं, जो कि कहते हैं कि हम पिटिशन करेंगे, हम प्रे करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे अंग्रेजों से कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमें मिले, संवैधानिक अधिकार मिले। और गरम दल के नेता जो कहते हैं कि नहीं, हम मासेस का पार्टिसिपेशन चाहते हैं। इनके बीच में कुछ दरार आता है, दोनों अलग होने लगते हैं। 1907 में सूरत स्प्लिट होता है और सूरत स्प्लिट में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस अलग हो जाता है। फिर आता है 11 अगस्त 1908 जब खुदीराम बोस का एग्जीक्यूशन, यानी कि इनको फांसी दी जाती है और प्रफुल्ल चाकी खुद को ही गोली मार लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं वो। मुसलमान का ये जो मुस्लिम लीग है उनका ये डिमांड कि मुसलमान को मिलना चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट, ये एक बीज था जो कि पार्टीशन इसका बाद में जाकर वृक्ष बना। इस बीज को बोया जाता है। लॉर्ड मिंटो और मिंटो मॉडल रिफॉर्म लाते हैं 1909 में, जिसमें मुस्लिम को पृथक निर्वाचन सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है। बीच में एक इंडियन प्रेस एक्ट भी है जो कि 1910 का प्रेस एक्ट है। 1911 में बंगाल का पार्टीशन को भंग किया जाता है, खत्म किया जाता है, क्योंकि इस बीच में स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट चलाया गया और बहुत बार ऐसे जुलूस निकाले गए, अंग्रेजों के खिलाफ बातें हुई। तो जब अंग्रेज
जब अंग्रेज के जो राजा थे जॉर्ज पंचम, ये भारत आने वाले थे, तो इस बीच में लॉर्ड हार्डिंगे कहते हैं कि नहीं, बंगाल का विभाजन को हम निरस्त करेंगे, बंद करेंगे। और इसी बीच में कलकत्ता से कैपिटल शिफ्ट हो जाता है दिल्ली की तरफ। फिर आता है 1916 का साल। 1916 में होम रूल लीग चलता है। ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया जाता है। यानी पहले बाल गंगाधर तिलक ने चलाया और फिर एनी बेसेंट ने भी इसको शुरू किया, लेकिन दोनों कभी मिला नहीं, दोनों अलग अलग, दोनों रिवोल्ट अलग अलग चलाए गए थे। होम रूल लीग, होम रूल का मतलब होता है कि भले अंग्रेजों का शासन रहेगा, लेकिन भारत में जो पूरा शासन रहेगा वो भारतीयों का ही होना चाहिए। यानी एक तरह से स्वराज मांग रहे हैं, लेकिन डोमिनियन स्टेटस का स्वराज मांग रहे हैं। फिर हम देखेंगे लखनऊ पैक्ट। ये लखनऊ पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम समझे कि 1885 से जैसे कांग्रेस का अधिवेशन होगा, तो हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होगा। 1916 में जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो ये लखनऊ में होता है। और आप देखेंगे कि ब्योमकेश चंद्र बैनर्जी जो कि फर्स्ट टाइम में अध्यक्ष थे, यहां पर कौन, तो अंबिका चंद्र मजुमदार उस समय से लेकर हर साल कोई ना कोई अध्यक्ष बन रहे हैं। इस बीच में दादा भाई नौरोजी भी अध्यक्ष बने, गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष बने, तो अलग अलग अध्यक्ष बन रहे हैं। अब अंबिका चंद्र मजुमदार 1916 में अध्यक्ष बनते हैं और कलकत्ता का ये मतलब लखनऊ का ये अधिवेशन होता है, जिसमें मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलती है। कांग्रेस के भी नरम दल और गरम दल के नेता साथ में मिलते हैं। फिर हम देखेंगे जब लखनऊ में ये अधिवेशन हो रहा था, ठीक है, तो लखनऊ में जब ये अधिवेशन होता है 1916 में, इसी में गांधी जी भी पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन क्या ये गांधी जी का पहला अधिवेशन है जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया? नहीं, गांधी जी ने 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में ही पार्टिसिपेट किया था। अब गांधी जी के पास आते हैं राजकुमार शुक्ला, और राजकुमार शुक्ला इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चंपारण चलिए और नील की खेती करने वाले किसानों की मदद करिए। गांधी जी इनके रिक्वेस्ट को मानते हैं। यहाँ से ये कलकत्ता जाते हैं और कलकत्ता के बाद ये फिर बिहार आते हैं और बिहार में ये जाते हैं चंपारण। वहाँ ये चंपारण आंदोलन में भाग लेते हैं, उसका नेतृत्व करते हैं। 1917 की ये बात है। फिर क्या था? फिर गांधी जी जिन्होंने अपना पॉलिटिकल गुरु माना था गोपाल कृष्ण गोखले को, तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके पॉलिटिकल गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही कहा था गांधी जी को कि पहले आप पूरे देश में घूमिए, पहले आप पूरे देश का पर्यटन कीजिए और फिर देश को समझिए। तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके पॉलिटिकल गुरु होते हैं, है ना। फिर गांधी जी जब चंपारण आंदोलन करते हैं, उसके बाद अगले ही साल 1918 में ये अहमदाबाद भी जाते हैं और अहमदाबाद के साथ साथ खेड़ा, ये दोनों सत्याग्रह में भाग लेते हैं। गांधी जी के बारे में हम ये देख रहे हैं। इसी बीच में अलग अलग जगह, जैसे कि मद्रास में लेबर यूनियन बनता है, यानी मजदूर संगठन धीरे धीरे बनना शुरू होता है। मजदूर अपने अधिकार के बारे में बात करते हैं। और आता है द्वैत शासन, जिसे हम डायरकी कहते हैं। ये 1919 में आता है। द्वैत शासन का मतलब है कि जो भी इंपॉर्टेंट लिस्ट है उसको हम दो कैटेगरी में बांध देंगे, जहां पे एक ट्रांसफर्ड रहेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, उसमें इंडियन भी अपना कोई भी इंडियंस क्या कर सकते हैं, तो कोई डिसीजन ले सकते हैं। और एक जो और आपका सब्जेक्ट रहेगा, ये रिजर्व रहेगा, जिसमें इंडियन कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें रिजर्व में डाल दी गई और इसको हम डायरकी कहने लगे, जो कि मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म है। फिर 1913 में जालियांवाला बाग मैसेकेयर होता है। जालियांवाला बाग मैसेकेयर का कारण क्या है? तो रॉलेट एक्ट जब आता है, रॉलेट एक्ट में प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे कहा जाता है कि अगर किसी पे बस शक है तो शक के ही बेसिस पे 2 साल के लिए, 2 इयर्स के लिए इनको बिना ट्रायल, यानी कि नो दलील नो वकील, है ना, कोई भी दलील नहीं, कोई भी वकील नहीं, इनको बिना ट्रायल क्या किया जाएगा, इनको जेल में डाला जाएगा। और इसी के कारण सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को पकड़ लिया जाता है। जालियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है, यहाँ पे कई लोग वैसाखी का त्योहार मनाने आए थे 13 अप्रैल को, लेकिन उसमें से कुछ लोग थे जो कि सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के लिए वहां पे आवाज उठाने आए थे, लोगों को जागरूक करने आए थे। और इसी बीच में क्या होगा कि 13 अप्रैल 1919 में माइकल और डायर जो कि गवर्नर होते हैं, और ये गवर्नर होते हैं अमृतसर के, ये परमिशन दे देते हैं जनरल डायर को
कि आप इन पर गोली चला सकते हैं। जनरल डायर एक ऐसे पार्क में गोली चलाते हैं जिसमें सिर्फ एक ही एंट्रेंस था, यानी वो एक एंट्रेंस को ब्लॉक करते हैं और सभी पर गोली चला देते हैं। ये भारत के लिए एक ब्लैक डे था। कुछ लोग जो कि बचने के लिए, वहाँ एक कुआं था उसमें कूद जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं बचते हैं और बाकी जनरल डायर के गोली से इनका निधन हो जाता है। जब हम उधम सिंह, सरदार उधम सिंह की बात करते हैं तो उधम सिंह को हम इसलिए याद करते हैं कि उधम सिंह ने ही जाकर लंदन में माइकल ओ डायर को मार गिराया था। ये कहानी हम कर रहे हैं रोड टू इंडिपेंडेंस के बारे में। फिर गांधी जी अपना सबसे ज़्यादा फेमस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन लेकर आते हैं। असहयोग आंदोलन में इसका मतलब है कि हमें अंग्रेज़ों के साथ कोई भी सहयोग नहीं करना है। अगर हम स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा चलाया जा रहा है, तो हम उसको छोड़ दें। 5 फरवरी 1922 में होता है चौरी चौरा कांड। गांधी जी के रास्ते में 2 इंपॉर्टेंट पिलर, ट्रुथ और नॉन वायलेंस यानी कि सत्य और अहिंसा, लेकिन चौरी चौरा कांड जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर 23 पुलिसमैन को जला दिया जाता है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अब वापस ले लिया। इस कारण से बहुत सारे जो युवा लोग थे ये थोड़ा उत्तेजित हो गए और इन्होंने अपनी अपनी पार्टीज बना ली। अलग अलग पार्टीज के बारे में हम इस दौरान पढ़ते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिससे भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जुड़े हुए हैं। फिर 1992 के आखिरी समय तक, यानी कि हम बात करें 1923 में, 1992 में गया में अधिवेशन हुआ जिसमें CR दास इसके अध्यक्ष होते हैं। CR दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर बनाते हैं स्वराज पार्टी। 1925 में काकोरी कांड होता है, काकोरी कॉन्स्पिरेसी होता है और 1927 में आता है साइमन कमीशन। 1927 के साइमन कमीशन को भारतीय एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कहते हैं कि हमें साइमन कमीशन नहीं चाहिए। इसका कारण यह है कि इसमें सारे मेंबर्स वाइट थे, यानी अंग्रेज थे, एक भी भारतीय इसमें नहीं था। साइमन कमीशन के ही विद्रोह में जब भारतीय जो है रोड पे उतरते हैं तो इसी बीच में लाला लाजपत राय को लाठी लग जाती है और ये लाठी सॉन्डर्स है ना, तो ये लाठी लगती है और इस कारण से भगत सिंह सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं 1928 में। 1928 में तो सॉन्डर्स की हत्या होती है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट भी आता है। नेहरू रिपोर्ट जो कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा लाया जाता है और यहाँ पे मोतीलाल नेहरू डोमिनियन स्टेटस की मांग करते हैं। 1928 में भगत सिंह ने सॉन्डर्स की का हत्या किया और 1929 में इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बॉम्ब भी फेंका। जब ये बॉम्ब फेंकते हैं तो बटुकेश्वर दत्त इनके साथ होते हैं और जब ये सॉन्डर्स की हत्या करते हैं तो राजगुरु और सुखदेव इनके साथ रहते हैं। जब मोतीलाल नेहरू का रिपोर्ट आता है तो खुद इनके बेटे जवाहरलाल नेहरू इस रिपोर्ट को नहीं मानते हैं और कहते हैं कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। और जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के किनारे लाहौर में जाकर झंडा फहराते हैं 1929 में और वो डिक्लेयर करते हैं 26 जनवरी 1930 कि इसी दिन हमारा इंडिपेंडेंस डे होगा। और यही कारण है कि 20 साल बाद जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1929 में 1949 में, तो 1949 26 नवंबर जब हमारा संविधान बनकर तैयार भी हो गया, लेकिन उसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और ये बस इसलिए किया गया बिकॉज वी वांटेड टू कॉमरेट द डे विच हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड एज द पूर्ण स्वराज डे, यानी कि हम फिर से उसी दिन को याद करना चाहते हैं जब जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज डे डिक्लेयर किया था। तो साइमन कमीशन आता है, इसके खिलाफ आवाज उठती है भारत में, लेकिन साइमन कमीशन एक व्हाइट पेपर लाता है और इसी व्हाइट पेपर की तर्ज पे 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनता है और एक्चुअली वही प्राइम सोर्स है हमारे संविधान का। तो पूर्ण स्वराज, उसके बाद ये पूर्ण स्वराज कब बोला जाता है? लाहौर अधिवेशन में। इसी बीच में आप देखेंगे कि बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे भगत सिंह ने बम फेंक दिया। चिटगांव यानी कि बांग्लादेश का ये पार्ट है, बांग्लादेश का पार्ट ये अभी है, पहले ये भारत का पार्ट था। यहाँ पे सूर्य सेन अपने लोगों के साथ यहाँ रिवोल्ट शुरू करते हैं। दांडी मार्च के बारे में भी आप जानते हैं कि 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 गांधी जी 240 माइल चले, जो कि लगभग 390 किलोमीटर है। गांधी जी ने ये यात्रा 24 दिन में पूरी की और 6 अप्रैल को गांधी जी ने अपना दांडी मार्च पूरा किया।
उसके बाद 5 मार्च 1931 का साल आता है और गांधी जी को मनाने के लिए पहुंचते हैं इरविन कि गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस खत्म कर दे। सिविल डिसोबीडियंस यानी कि सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन, और ये 6 अप्रैल 1930 को शुरू होता है दांडी में। तो गांधी जी ये खत्म कर दे ऐसी आग्रह की जाती है और इरविन कहते हैं कि अगर आप ये खत्म कर देंगे तो हम जितने भी नॉन वायलेंट प्रिजनर्स हैं, यानी कि जिन्होंने अहिंसा का साथ दिया है, यानी कि किसी भी तरह से हिंसा नहीं किया है, तो नॉन वायलेंट प्रिजनर्स को हम छोड़ देंगे। लेकिन भगत सिंह, क्योंकि उन्होंने सॉन्डर्स की हत्या की थी, उनको नहीं छोड़ा जाता है। गांधी जी को कन्विंस किया जाता है कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जाएं। गांधी जी मना कर देते हैं, इस कारण से वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं जाते हैं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पहुंचते हैं और ये अपने शिप राजपुताना शिप से पहुंचते हैं। उसके बाद गांधी जी वापस आ जाते हैं, थर्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि गांधी जी को कहा गया कि हरिजन को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा और ये मैकडॉनल्ड अवार्ड था, लेकिन गांधी जी बिल्कुल भी इससे एग्री नहीं करते हैं। ये वापस आ जाते हैं और फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। 1932 में इनको जेल में डाल दिया जाता है और ये यरवदा जेल है। ये यरवदा जेल कहाँ है? तो ये पूना में है। यहाँ पे ये फास्ट अनटू डेथ, यानी कि इनका कहना था कि हम तब तक हम कुछ भी नहीं खाएंगे जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, और यरवदा जेल में ये अपना अनशन करते हैं। फिर B.R. अम्बेडकर इनको मनाने के लिए जाते हैं गांधी जी की तरफ से। मदन मोहन मालवीय साइन करते हैं कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट हरिजन्स को नहीं देंगे, लेकिन हाँ, हम रिजर्व्ड इलेक्टोरेट यानी कि उनके लिए आरक्षित जरूर रखेंगे सीट। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद अम्बेडकर आते हैं, गांधी जी को मनाते हैं और गांधी जी अपना अनशन तोड़ते हैं। फिर हम देखेंगे कि 1935 में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। हमारा संविधान के ज्यादातर प्रावधान यहाँ से ही ले आए गए हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है। अगस्त ऑफर आता है 1940 में। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि अंग्रेजों पर दबाव डाला जा रहा था कि आपको भारतीयों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लाना ही होगा। अगस्त ऑफर को सब कोई नकार देते हैं। उस समय लॉर्ड लिनलिथगो होते हैं और गांधी जी इसको कहते हैं कि पोस्ट डेटेड चेक है, हमें तो अगस्त ऑफर चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम डोमिनियन स्टेटस की मांग नहीं कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं पूर्ण स्वराज की। क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होता है 8 अगस्त को और ये ग्वालियर टैंक से शुरू होता है, वार्धा मध्य जो कि महाराष्ट्र में है, और ये 1942 में शुरू होता है क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर आता है क्रिप्स मिशन, लेकिन क्रिप्स मिशन भी हमारे द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनता है जो कि एक पार्टी है। आज़ाद हिंद फौज क्यों बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जिनका मानना था कि अंग्रेज ऐसे हमारे देश से नहीं जाएंगे, हमें इसके लिए एक प्रॉपर आर्मी बनानी पड़ेगी और अंग्रेजों से लड़ना पड़ेगा। वेवल प्लान अनाउंस होता है, शिमला कॉन्फ्रेंस अनाउंस होता है, ताकि जितने भी मुस्लिम लीग के लोग हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस है, दोनों में दोस्ती करवाई जाए, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं हुआ। 1946 में कैबिनेट कमीशन आता है, जिसके तर्ज पे हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनता है। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ये वही असेंबली है जहां पे ड्राफ्टिंग कमेटी बनेगा, जिसके अध्यक्ष रहेंगे B.R. अम्बेडकर, और हमारा संविधान बनकर तैयार होगा। लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि हमारे लास्ट गवर्नर जनरल रहेंगे अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि जो गोपालाचारी हैं, तो गोपालाचारी एक्चुअली फर्स्ट इंडियन है और लास्ट गवर्नर जनरल है, लेकिन अगर अंग्रेजों के द्वारा बताया जाएगा तो ये लॉर्ड माउंटबेटन है, और ये 19 जून 1947 में आते हैं। माउंटबेटन प्लान आता है, माउंटबेटन प्लान जिसके तहत भारत को आज़ादी दिलाई जाती है। दोनों ही डोमिनियन स्टेटस, यानी कि अब आज़ादी के साथ हमें एक दुख भी मिलता है और यह है विभाजन का दुख, पार्टीशन। भारत एक अलग देश बनता है और पाकिस्तान को एक अलग देश बनाया जाता है। पाकिस्तान को एक दिन पहले आज़ादी मिलती है ताकि ऐसा ना लगे कि भारत से निकला है, ये अलग एक देश है। और भारत को आज़ादी मिलती है 15 अगस्त 1947 में। ये है हमारी आज़ादी की कहानी। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी ये रोड टू इंडिपेंडेंस। तो हमने शॉर्ट और क्रिप्स वे में इसको समझाने की कोशिश की है। आज़ादी के साथ एक और अनाउंसमेंट है, आप अगर बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, बीपीएससी उत्कर्ष के साथ, तो आपके सारे ऑनलाइन कोर्सेज पे अभी 3 टाइम्स मल्टीपल टाइम्स की खुशियां हैं, और बीपीएससी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे आपको 78% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है।
निर्मल सर का बर्थडे भी है, तो इसके लिए NG13 कोड का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपको 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। 100% आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे, यानी कि कॉइन्स आप कलेक्ट कर सकते हैं अपने ऐप से और इसका भी लाभ उठा सकते हैं। इसी तरह के तैयारी के साथ आप रोज़ मुझसे 8 बजे सुबह जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं आपकी करंट अफेयर्स की क्लास लेती हूँ यूट्यूब पे। थैंक यू।